चलिए, ITI का एग्ज़ाम जो यानी कि 12 यानी कि जून से ITI का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इसके लिए आप लोग के यानी कि पूरा महा मैराथन का क्लास यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल से चलाया जाएगा। जो आप यूट्यूब चैनल से अगर इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में कन्फर्म कि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले चलते आज हम लोग यानी कि भौतिक विज्ञान को टोटल हम यानी 100 क्वेश्चन को महा मैराथन क्लास चला रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो आपका एग्ज़ाम जो है 12 जून से स्टार्ट हो रहा है ITI का, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान से टोटल 100 प्रश्न को उठाए हैं, जो आपको आने वाले यानी कि 12 जून के ITI एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में लिख रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप करता है। यहाँ पे जड़त्व की माप करने के लिए आपको ऑप्शन 4 दिया गया। इस ऑप्शन में चूज करना है कौन सी मात्रा जड़त्व को माप करता है, जो आपको ITI के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर 1 में कह रहा है अपने पास वेग है, 2 में कह रहा है त्वरण है, बी में, सी में कह रहा है द्रव्यमान है और डी में कह रहा है भार या वजन है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व की माप करता है। तो जड़त्व की जो माप करता है वह द्रव्यमान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं। तो खाद्य ऊर्जा जो होता है उसको हम लोग जो होते हैं कैलोरी में मापते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है। से कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त किया जाए। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो होगा वह द्रव्यमान प्राप्त किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम ITI का एग्ज़ाम 12 यानी कि जून से होने वाला है, जो यह क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चलते हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते। क्या कह रहा है कि चलती हुई बस से जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जा सकता है, यानी कि यह कौन से नियम का पालन करता था। तो ये जो थे न्यूटन साहब जो थे गति के नियम के लिए 3 प्रकार के नियम दिए थे न्यूटन साहब में, जो प्रथम द्वितीय तृतीय दिए थे। जिसमें न्यूटन ने प्रथम नियम में ही इसकी परिभाषा स्पष्ट कर दिया था कि जब कोई वस्तु यानी कि अचानक जब ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो होता है आगे की दिशा में गिर जाता है। तो जब न्यूटन की गति का जो था प्रथम नियम यानी पहला नियम था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है। और यह क्वेश्चन आपको ITI के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ITI के एग्ज़ाम में जो आपको बेहद यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 1/10 हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है कि हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं। तो हम जब दलदल सड़क पर चलते हैं तो हम लोग फिसल जाते हैं। तो इसका कारण क्या होगा फिसलने के कारण यही होगा कि घर्षण की जब कमी हो जाएगा तो आसानी से उस जगह पर फिसल जाइएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 7 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। इसे कह रहा है सवाल में कि प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, उस पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेक का इस्तेमाल
वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है। तो ये जो ब्रेक लगने का नियम जो था, आप लोग 11th क्लास में भी ये ब्रेक लगने का नियम पढ़े होंगे। तो ये ब्रेक लगने का नियम जो था पास्कल के नियम से संबंधित था, ब्रेक लगने का नियम। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि तैरने का नियम जो है वह आर्किमिडीज से सिद्धांत संबंधित है, जबकि गति का नियम जो है वह न्यूटन के नियम से संबंधित है। टर्जेली का नियम जो है, यह याद रखिएगा, इस चारों नियम अपने आप इस क्वेश्चन को जवाब हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि डर्बी चार्ल्स ब्रेक का इस्तेमाल किसके नियम में सीधा समानुपाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम से। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर के सवाल का क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम, जो जब दूध को जो होता है मथ देते हैं तो उसमें जो होता है जो क्रीम किसके कारण अलग हो जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है अभिकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है गुरुत्वीय बल के कारण, और डी कह रहा है घर्षण बल के कारण। याद रखिएगा कि गुरुत्वीय बल जो होता है वह पृथ्वी के लिए दिया जाता है, तो जब घर्षणे से क्रीम इससे अलग नहीं होगा, याद रखिएगा। जबकि घर्षण बल जो दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होता है, तो जहाँ सवाल में कह रहा है कि दूध को मथा जाता है, घसा नहीं जाता है। आगे कह रहा है कि अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल जो है वह किसी वस्तु के केंद्र पर लग के उत्पन्न होता है। यहाँ कह रहा है मथा जाता है दूध को, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के द्वारा इस दूध को मथ के क्रीम को अलग किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। जेट इंजन जो है किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए में आप याद रखिएगा कि जब भी संरक्षण सिद्धांत का बात कहेगा, चाहे किसी भी संरक्षण सिद्धांत में, याद रखिएगा वह दो ही नियम के अनुरूप कार्य करेगा, या तो ऊर्जा पे या तो रैखिक संवेग पे। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है वह रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हो हम लोग 11 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 11 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ ध्यान देखिए क्या कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कैपिटल जी के ध्रुव चलना है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग चंद्रमा के सबसे नज़दीक है। अब यहाँ पे इसका मान, यहाँ पे कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी का मान 6.67 गुने लिखते हैं हम लोग 10 के पावर, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 होता है, ये कैपिटल जी का मान है। जबकि आपको जब भी आने के यहाँ पे गुरुत्वीय का बात कहेगा तो यहाँ पे स्मॉल जी का मान प्रयोग करना है। तो स्मॉल जी को हम लोग स्मॉल जी का मान लिखते हैं 9.8 और मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 लिखते हैं, ये स्मॉल जी का मान। जबकि कैपिटल जी का मान में हम लोग लिखते हैं यानी 6.67 गुने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कितना भाग पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 12 नंबर सवाल की तरफ। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के लगभग कितना होता है। यह उपग्रह यानी सैटेलाइट के बात का है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, मतलब पृथ्वी पर से इसकी ऊंचाई लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव से इसकी ऊंचाई जो होती है वह 36,000 किलोमीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। क्या करा, देखिए 13 नंबर सवाल में कह रहा है वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है। तो वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका का पृष्ठ नाव के कारण गोलाकार होता है वर्षा के बूंद। अब आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो आर्किमिडीज जो था वह तैरने के नियम से परिभाषा खो जाता,
और यह बताया था कि कोई वस्तु कब पानी में डूब जाएगा, कब वस्तु पानी में तैरेगा, कब वस्तु पानी से ऊपर उठेगा, वह आर्किमिडीज का तैरने से नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। और यह जो थे किस देश से संबंधित थे, तो यह जो थे ग्रीस देश से संबंधित थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 15 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। मतलब पानी को कोई गिलास है, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा को रख देते और तैर रहा है, तो जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो वह पानी का निर्माण ले लेगा। तो पूछा गया है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा, जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा। तो जाहिर से बात है कि पानी अगर आप एक गिलास रखे होंगे तो वह बर्फ़ ठोस हो जाएगा और फिर बर्फ़ पिघलेगा तो पानी उतना ही रहेगा, न कमेगा न ज़्यादा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उतना ही रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसने दिया था। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के आइंस्टाइन का समीकरण E बराबर mc² है। ई आप यहाँ पे देखिए कॉपर्निकस ग्रह से संबंधित नियम दिया था। अब यहाँ पे चलते ई गैलीलियो जो थे जड़त्व के नियम संबंधित दिया था, जबकि न्यूटन साहब जो थे वह गुरुत्वाकर्षण के नियम संबंधित दिए थे। इसलिए यहाँ पे पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूटन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व का सही निरूपण करता है, मतलब सही मान होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी बताए थे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के लिए, यानी कि गुरुत्वीय बल के बाद जब भी आपको आ जाएगा तो इतना याद रखिएगा कि इसका मान जो होता है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मान जो होता है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के लिए, तो इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि ये देखिए 8.9 लिखा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी हमारे पास खत्म, ये 98, ये भी खत्म। तो 9.1 ये पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है। आप ये 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, आपको 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होते हैं वह 746 वाट के बराबर होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व, मतलब पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ध्रुव कार्य करता है। मतलब न्यूटन साहब से पहले ही कौन वैज्ञानिक जो थे वह बता दिए थे कि यानी कि सब वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण बल के ध्रुव कार्य करेंगे। तो यह वैज्ञानिक बताने वाले जो थे वह ब्रह्मगुप्त वैज्ञानिक जो थे न्यूटन से पूर्व भी बता दिए थे पहले। आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है 20 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का एसआई मात्रक, मतलब ऊष्मा का यूनिट है। तो यहाँ देखिए ऊष्मा का यूनिट के बाद, मतलब एसआई मात्रक के बाद पूछा ऊष्मा का, तो यहाँ पे देखिए एम्पियर जो है विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर के एसआई मात्रक होता है और विभव का, जबकि ओम जो होता है यानी प्रतिरोध के। तो अब एक ऑप्शन जो बच गया ऊष्मा के यूनिट का एसआई मात्रक पूछा था, तो ऊष्मा का यूनिट का एसआई मात्रक जूल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल के रूप। क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि कितना तापमान होने पर, यानी कि सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी तापमान एक ही रहेगा दोनों में, मतलब सेल्सियस पैमाना पर भी और फ़ारेनहाइट पैमाना पर भी कितना तापमान होने पर वह दोनों तापमापी एक ही समय वह काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा -40 डिग्री रहने पर वह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान काम करेगा। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 22 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम पूछा गया है फ़ारेनहाइट में। अगर आप इसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आपको फ़ारेनहाइट में जवाब देना है, जबकि सेल्सियस का मान यहाँ पे लिख दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
140 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल के तरफ। क्या कह रहा है 23 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि किसी झील की सतह में पानी बस जमने ही वाला है। तो झील के सबसे निचले परत में पूछा गया था कि इसका यानी कितना डिग्री सेल्सियस ताप रहा होगा जो पानी जमने वाला होगा। तो याद रखिएगा, पानी जब जमने वाला होता है तो झील के सबसे निचला सतह में 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि ताप रहता है, तब पानी जमने वाला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल के रूप। क्या कह रहा है देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। मतलब इसमें से ऊष्मा का, देखिए यहाँ पे ध्यान से गौर कीजिएगा, सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक जो है चांदी होता है, जबकि यहाँ पे आपके पास चांदी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में से ही कोई एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा, जबकि इस ऑप्शन में नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन में ही चूज करना है कि कौन सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए पूछा गया निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है। तो सबसे अच्छा चांदी होता है, याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन में चांदी नहीं है। तो 4 ऑप्शन लिखा गया, इसी में से कोई अच्छा चालक होगा। तो पहला में लिखा गया जल, दूसरा में लिखा गया लकड़ी, रेत तो सबसे खराब, चमड़ा भी सबसे खराब, एक जल बच चुका है और एक पारा बच चुका है। जबकि पारा जो होता है यानी मरकरी Hg, यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी के बाद, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है 25 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण मतलब संवहन करना, अपने अंदर ऊष्मा को ग्रहण करना, संप्रेषण करना क्या कहलाता है। सवाल पूछा गया, सवाल पर समझिए। कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा जो होता है उसकी अपने अंदर संप्रेषण कर लेंगे यानी ग्रहण कर लेंगे, तो यह क्या कहलाएगा। तो जब ग्रहण करने के बात आता है तो प्रकीर्णन के मतलब छितरा जाना होता है, संवहन के मतलब होता है ग्रहण करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संवहन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे 26 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा किया जा सकता है। मतलब सवाल देखिए कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सबसे अधिक ज्वाला पैदा करेगा। तो आपके पास ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है उबलता हुआ यानी पानी, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे भाप, तीसरा ऑप्शन दिया गया गर्म हवा और चौथा ऑप्शन दिया गया सूर्य की किरण। तो देखिए सबसे अधिक जो ज्वालक के मतलब होता है पैदा करने वाला, गर्म करने। तो यहाँ पे देखिए जिससे सबसे अधिक जो होता है हमारे पास भाप है, इससे अत्यधिक ज्वालक पैदा किया जा सकता है। गर्म हवा भी नहीं है, ये उबलता हुआ पानी तो खत्म है, यहाँ पे सूर्य की किरण भी खत्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि किसी द्रव के का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया के, मतलब कोई जब पहले द्रव है फिर द्रव से वह जब वाष्प में बदलेगा तो इस बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। तो जब कोई यानी कि ठोस पदार्थ होगा और जब वाष्प में बदलेगा तो वह वाष्पीकरण क्रिया कहलाएगा, क्योंकि वह वाष्प में बदल गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उष्मा गति के प्रथम नियम, उष्मा गति का प्रथम नियम किसकी अवधारणा का पुष्टि करता है। अभी ना हम बताए थे आपको सवाल में कि जब यानी कि रैखिक संवेग और ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन में मात्र 2 ही का काम करना है, इसमें रैखिक संवेग कहीं है ही नहीं। तो याद रखना उष्मा गतिकी के प्रथम नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के पालन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है 29 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता सबसे अधिकतम होता है। उष्माधारिता पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए ये सब बेंजीन है और यहाँ पे ये स्वर्ण का टुकड़ा, ये लोहा का टुकड़ा, ये सब का उष्माधारिता सबसे कम होता है, मतलब पावर। और जल जो होता है इसका उष्मा सबसे अत्यधिक होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और आगे चलते हैं, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए अपेक्षित ताप कहा जा सकता है। मतलब किसी वस्तु को ताप में बिना परिवर्तन द्रव से गैस में परिवर्तन को तब कहा जा सकता है जब उसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला वाष्पन बताया गया है,
दूसरा उद्वार पाटन बताया गया है, तीसरा संघनन बताया गया है, चौथा वाष्पीभवन बताया गया। तो जब कोई वस्तु होगा ताप बिना परिवर्तन से द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का डिसीजन कर चुके, जो आपको आने वाले ITI एग्जाम के लिए फिजिक्स का टोटल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको यानी कि 12 तारीख से ITI का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा।